नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सौंदर्य प्रतियोगिता की और साथ ही साथ इसके अर्थशास्त्र की। एशिया में दो सबसे बड़े बाजार हैं, एक चीन का बाजार है और एक भारत का बाजार है। और जब किसी देश के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब इतना बड़ा डिमांड है, तो इन देशों में सौंदर्य प्रतियोगिता का अपना अलग ही महत्व होता है। ये कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग द्वारा बनाए गए उत्पाद के लिए एक प्रकार से मार्केटिंग का जरिया भी हो सकता है। इन कई डायमेंशंस पे आज हम बात करेंगे। ये तो निश्चित है कि सौंदर्य प्रतियोगिता कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है, लेकिन सौंदर्य के आयाम कुछ और हैं और इसे अगर हम बाजार से जोड़ करके देखते हैं तो शायद इसमें कुछ रिजल्ट या परिणाम कुछ अन्य निकल करके आएंगे। तो इन्हीं पर आइए हम अब चर्चा करते हैं। 17 साल बाद एक बार फिर हमारा देश सौंदर्य का सरताज बन गया है। हरियाणा की मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं और सौंदर्य अब सिर्फ कवि की कल्पना के लिए प्रेरणा स्रोत भर नहीं रह गया है, ये सौंदर्य प्रसाधनों का एक बहुत बड़ा बाजार है। अब तक की अन्य मिस वर्ल्ड की तरह मानसी भी फिल्मों के साथ साथ सौंदर्य उत्पादों के साथ जुड़ी नजर आ सकती हैं। मिस वर्ल्ड के ताज के साथ सौंदर्य उत्पाद का बाजार अब हिलोर मरने लगा है। आप देखते हैं कि जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं वो वास्तव में विलासी वस्तुएं हैं और विलासी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो अत्यधिक लोचदार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के उस सिद्धांत को अब एक नए दिशा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर इन वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में इन सौंदर्य प्रतियोगियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास कृषि उत्पाद जिनके लिए आपके पास एनफ मनी नहीं है, लेकिन आप सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को परचेज करने के लिए आपके पास ढेर सारा मुद्रा उपलब्ध है और जिस पर बार्गेनिंग भी उपलब्ध नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं डायमेंशन से जुड़ता हुआ है। आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यह सौंदर्य प्रतियोगिता हमारे बाजार पर को कब्जा करने का एक तरीका है और किस प्रकार से यह हमारे बाजार को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ता है। विश्व सुंदरी मानुषी आने वाले समय में फिल्मों में भी दिख सकती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फिल्मी दुनिया भी एक अच्छा बाजार है जो एक इंटरटेनमेंट मार्केट के रूप में या इंटरटेनमेंट इकोनॉमिक्स के रूप में एक नई इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है। किसी सौंदर्य क्रीम के लिए, सौंदर्य बढ़ाने वाले किसी साबुन के लिए मॉडलिंग भी अब कर सकती हैं। तो वे सारे हिसाब किताब लाखों करोड़ों के होंगे। सौंदर्य अब सिर्फ कवि की कल्पना के लिए प्रेरणा स्रोत भर नहीं है, सौंदर्य का बहुत बड़ा बाजार है, ये एक अलग मार्केट है और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जो विलासी वस्तुओं की श्रेणी में थी, शायद अब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में करने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का तरीका इन प्रतियोगियों के माध्यम से किया जा रहा है। तो सौंदर्य से जुड़े उत्पादों का बाजार अब बहुत बड़ा फिर से होने जा रहा है। 1966 की हम बात करते हैं, जब पहली बार कोई भारतीय सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी थी। तो यह बाजार इतना बड़ा नहीं था। 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडेन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और अब मानुषी छिल्लर। इस सौंदर्य यात्रा में एक बात देखने वाली यह है कि 1966 से लेकर के 1994 तक, यानी करीब 20 साल तक कोई भी भारतीय सुंदरी मिस वर्ल्ड नहीं बन पाई। फिर 1994 से लेकर के सन 2000 तक आप देखिएगा 6 साल का डिफरेंस है, यानी करीब 6 साल में 4 भारतीय सुंदरियां मिस वर्ल्ड हो गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को अपनाने का, विश्व बाजार या विश्व के अन्य देश भारतीय बाजार का उपयोग करने की बात सोची है। अब फिर करीब
17 साल बाद एक और विश्व सुंदरी भारत से आई है। वेनेजुएला के साथ भारत विश्व सुंदरी देने के मामले में टॉप देश बन गया है, और जिस कंट्री के पास इतना अधिक डायनेमिक मार्केट हो उसे टॉप में रहना भी चाहिए, इकोनॉमिक्स यही बोलती है। वेनेजुएला और भारत दोनों ही 6 विश्व सुंदरियां दे चुका है। दोनों देश विकसित देशों में आते हैं, दोनों देश विकासशील देशों में आते हैं। हालांकि भारत की हालत वेनेजुएला जैसी बदहाल तो नहीं, लेकिन भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी नहीं गिना जाता है। विश्व सुंदरी चुनने के पैमाने यूरोप व अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन इन देशों से इतनी विश्व सुंदरियां नहीं आ पाती। तो क्या विश्व सुंदरी का चयन ऐसा कारोबार है जिसमें विकासशील देशों में सौंदर्य के पश्चिमी मानक को सेट करके तमाम तरह के उत्पादों को बाजार पे तैयार करने की कोशिश होती है? क्या सौंदर्य एक डायमेंशन है और वो डायमेंशन केवल अमेरिका या यूरोप ही निर्धारित करेगा? क्या सौंदर्य के अन्य मानक नहीं है? या जो आप सौंदर्य के अन्य मानकों को क्यों नहीं शामिल किया जाता? तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न बन जाता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका द्वारा ये सौंदर्य के मानक निर्धारित करने का कहीं ना कहीं तात्पर्य है कि हम अपने उत्पादों को इन बाजारों में पहुंचाने का रास्ता इन प्रतियोगियों के माध्यम से चुनेंगे। सौंदर्य की पहचान विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता के नजरिए से देखें तो क्या 1966 से लेकर के 1994 के बीच भारत में सौंदर्य का स्तर नहीं हुआ था? क्या भारत में सौंदर्य नहीं था तब? लेकिन अचानक ये 6 साल में इतनी विश्व सुंदरियां कहां से आ जाती हैं? तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्री फिक्स्ड स्ट्रेटजी है मार्केट को क्या करना, कैप्चर करने की, जिसे विश्व स्तरीय माना जा सके। 1994 से वर्ष 2000 के बीच भारतीय सौंदर्य में इतना अधिक उछाल आ गया कि 6 साल में 4 भारतीय विश्व सुंदरियां विश्व मंच पर दिखाई देने लगी। गौर करने वाली बात है कि ये है कि 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर रहा, और 1991 के बाद विश्व बाजार को पता चल गया कि भारत ने अपनी एलपीजी पॉलिसी के माध्यम से अपनी मार्केट को ओपन किया है। अब एफडीआई आ सकती है, तो क्यों ना हम अपने उत्पाद को भारतीय बाजार में दिखाएं, और उसी प्रकार भारतीयों के दिमाग में कोई एक नया मानक बसाएं और लोग हमारे उत्पादों के पीछे दौड़ें, भागें और कहीं ना कहीं विलासी वस्तुओं से इन्हें आवश्यक वस्तुओं के रूप में कन्वर्ट करने में हम सफल हो जाएं, ताकि भारतीयों की जो क्रय शक्ति है उसे हम कब्जा कर सके। इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था खुल रही है और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और ब्रांड अब भारत में जगह बना रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत समाजवादी अर्थव्यवस्था की छवि से निकल करके अब बाजारवादी अर्थव्यवस्था होने के दौरे में दाखिल हो रही है। तमाम तरह के माल बेचने के लिए, तमाम तरह के ब्रांड बनाने के लिए सुंदरियों की जरूरत अब अर्थव्यवस्था को हो रही है, और इसमें अगर भारत की कोई महिला प्रतियोगिता ना जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अनायास नहीं है कि 6 साल की काल अवधि में 4 विश्व सुंदरियां भारत को मिली। तरह तरह के ब्रांड्स को प्रमोट करना, सुंदरियों को बाजार की जरूरत थी और भारत को मिल भी गई इस प्रकार की एक सुंदरी। अर्थात अब एक सुंदरी है जो इंटरनेशनल कंपनियों के ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए आ चुकी हैं। भारत में टायर से लेकर के टीवी तक बेचने का काम सुंदरियों द्वारा ही होता है। भारत का एक बड़ा ब्रांड लक्स, आपने देखा होगा, सुना होगा, सौंदर्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लगभग हर महत्वपूर्ण सुंदरी ने लक्स के लिए मॉडलिंग किया है। शर्मिला टैगोर ने, हेमा मालिनी ने, परवीन बाबी ने, श्रीदेवी ने, माधुरी दीक्षित ने, ऐश्वर्या राय ने, कैटरीना कैफ ने, करीना कपूर ने, दीपिका पादुकोण ने, सभी लक्स के सौंदर्य की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। सुंदरी और बाजार में गहरा रिश्ता है। ठीक है, अगर सुंदरियों की संख्या अधिक होगी तो इनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सुंदरियां ज्यादा मिलेंगी और ज्यादा बड़ा बाजार का भाग इनके बहकावे में, अगर एक
एक वर्ड यूज किया जाए, बहकावे में आ सकता है। सिर्फ सुंदरी सिर्फ सौंदर्य उत्पाद नहीं है बेचती, सब कुछ बेचती है। सुंदरी खुद ट्रक ना चलाए फिर भी ट्रक के टायर में सुंदरी दिख जाती है। सुंदरी खुद बीड़ी ना पिए फिर भी बीड़ी के ब्रांड में सुंदरी का फोटो लगा करके बेचा जा रहा है। सुंदरी के बिना विज्ञापन जगत की कल्पना संभव नहीं है। विद्या बालन से लेकर के हेमा मालिनी जी तक कुछ न कुछ अपने हिसाब से बेच रही हैं। ऐसे ऐसे आइटम बेच रही हैं जिसका मोटे तौर पर ताल्लुक इनसे दिखाई भी नहीं पड़ता। यहां तक कि शेयर कारोबार से जुड़ी सेवाओं की मॉडलिंग में भी सुंदरियां अब दिख जाती हैं। जबकि शेयर बाजार खालिस ज्ञान आधारित कारोबार है, सौंदर्य इस कारोबार में कोई और अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि आपको बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण होना चाहिए था, उसके मूल्य को महत्व रखना चाहिए था, इन सुंदरियों का महत्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद बाजार के पैमाने बदल चुके हैं, बाजार के डायमेंशन बदल चुके हैं, इसलिए इस डायमेंशन को वर्ल्ड जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है बहुत अच्छे से भुना सकता है और उसी कार्य में वो लगा हुआ है। लेकिन किसी भी आइटम या सेवा की बिक्री में सौंदर्य की जोरदार भूमिका वर्तमान में दिख रही है। सौंदर्य स्मार्टनेस के उत्पाद का बाजार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की ओर से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 2011 में सौंदर्य और पर्सनल केयर के उत्पाद का बाजार करीब 43,000 करोड़ रुपए का था और करीब 5 साल बाद यानी 2016 में 2011 से 5 साल के बाद 16 में बढ़ करके ये लगभग 81,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, अर्थात बाजार दुगना डेवलप हो चुका है। सुंदर दिखना, स्मार्ट दिखना अब ज्यादा लोगों की प्राथमिकता है। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मैं स्मार्ट दिखूं, सुंदर दिखूं और इस पर वो लोग अपने डेली एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च भी करने लगे हैं। पहले जिन घरों में सिर्फ हेयर ऑयल होता था, एक आध ब्यूटी क्रीम होती थी, बाथरूम में अब तरह तरह के शैम्पू, कंडीशनर, डीओ, धूपरोधी क्रीम और पुरुष सौंदर्य के आइटम भी अब मिलने लगे हैं। केवल पहले महिलाएं ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती थीं, लेकिन हाल ही के दिनों में एक नया ट्रेंड चालू किया गया है कि नहीं, महिलाओं की क्रीम अलग होती है और पुरुषों की क्रीम अलग होती है। क्योंकि जब दो प्रकार का बाजार बाइफरकेट करेंगे तो एक परिवार अब 2 प्रकार की क्रीमों का प्रयोग करेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी इनकम उस परिवार से इन कंपनियों के हाथ में आ जाएगी। तो सौंदर्य का आयाम यह है कि अब सिर्फ महिलाओं की चाहत का मसला नहीं है, पुरुषों को भी सुंदर स्मार्ट दिखना है। चिकना सुंदर दिखाने का बड़ा कारोबार है, ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं। 2011 से 16 के बीच सौंदर्य उत्पादों में सबसे ज्यादा विकास दर चिकना बनाने वाली क्रीम में हुई है, ठीक है, और करीब 23.6% की दर से हर साल 2011 से अगर 16 के बीच का हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो बाल साफ करने वाली क्रीमों का लगातार कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार डिओड्रेंट की विकास दर हर साल इस अवधि में 22.7% सालाना की होती चली जा रही है। रंग आदि से जुड़े कॉस्मेटिक का बाजार इस अवधि में 21.3% की रफ्तार से सालाना बढ़ रहा है। चेहरे का रंग काला ना पड़े, धूपरोधी क्रीम का कारोबार इस अवधि में हर साल करीब 15% बढ़ता जा रहा है। सुंदरता सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है, पुरुष सौंदर्य उत्पाद बाजार इस अवधि में करीब 15% सालाना की दर से बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात अब पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कहीं ना कहीं इन विज्ञापन माध्यमों से उत्तेजित होकर के करने लगे हैं। और ये 15 से 23% की विकास दर का मतलब है, तब और साफ हो जाता है कि इसी देश में कृषि 2% से लेकर के 4% विकास दर हासिल कर रही है। लेकिन ये इंडस्ट्री या ये एक मार्केट कितनी तेजी से डेवलप होती जाती है। ऐसे सौंदर्यमयी बाजार को जब एक मिस वर्ल्ड का सहारा मिल जाता है तो एक नई सौंदर्य चेतना का प्रसार होने लगता है और ज्यादा बालिकाओं को मिस वर्ल्ड बनने के सपने आने लगते हैं और ज्यादा नौजवान अब स्मार्ट दिखने में जुट जा रहे हैं। एक औद्योगिक
प्रतिनिधि संस्था एसोचैम की ओर से कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 18 से 25 साल के उम्र के नौजवान अपने सौंदर्य और स्मार्टनेस को निखारने के लिए इस आयु वर्ग की बालिकाओं के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक प्रकार से जेंडर बेस भी ये मार्केट डेवलप होता चला जा रहा है और महिलाओं की अपेक्षा अब पुरुष शायद इस पर ज़्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं। गोरा बनाने वाली क्रीम फेयर एंड लवली महिलाओं बालिकाओं के लिए थी, लेकिन अब फेयर एंड हैंडसम भी है। गोरा होने की इच्छा सिर्फ युवतियों और महिलाएं ही क्यों करें, पुरुष को भी ऐसी इच्छा रखने का हक है। ये सौंदर्य बाजार का एक नया आयाम है, ज्यादा पुराना नहीं है। तमाम ब्यूटी सैलूनों कारोबार का करीब 25 से 30% पुरुषों के सौंदर्य कंछाओं से आता है। सौंदर्य का अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो फेयर एंड हैंडसम बनाने वाली कंपनी इमामी केस किंग इमामी टेल्क से लेकर इमामी तेल तक सब बेचती है, धुआंधार तरीके से बेचती है। इमामी कंपनी का शेयर पिछले 10 सालों में 14 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, और शेयर जब 14 गुना हो रहा है इसका मतलब है कि इस अवधि में इनके मुनाफे में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती जा रही है। और इमामी अपवाद नहीं है। प्रोडक्ट एंड ग्लैमर जो हेड एंड शोल्डर ब्रांड के शैम्पू बनाती है के शेयर भी 10 साल में करीब 13 गुना बढ़ चुके हैं। सेट वेट जो जब रणबीर कपूर मैरिको कंपनी के लिए बेच रहे होते हैं, निहार नेचुरल्स को जब विद्या बालन बेच रही होती है, मेरिको कंपनी के मुनाफे बढ़ने के इंतजाम तब हो रहे होते हैं। मेरिको के शेयर भाव भी 10 साल में करीब 10 गुना हो गए हैं। सिंथॉल ब्रांड बनाने वाली गोदरेज कंपनी के शेयर के भाव भी 10 साल में करीब 15 गुना बढ़ चुके हैं। सौंदर्य के कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर के भाव तब भी बढ़ सकते हैं जब इनके कारोबार बढ़ रहे हैं। कारोबार तब तक बढ़ते हैं जब देश में सौंदर्य कंछाओं का विस्फोट हो रहा है और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम सुंदरता में एक दूसरे से आगे निकल जाएं, और ये विस्फोट महाविस्फोट में अब कन्वर्ट होता चला जा रहा है। देश का सौंदर्य कारोबार अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। सौंदर्य का बड़ा कारोबार है। सौंदर्य में निवेश करने वाली कंपनियां बहुत बड़ी हैं। सौंदर्य में निवेश करने वाली कंपनियों के शेयर लगभग मंदी प्रूफ हैं, अर्थात इन इंडस्ट्रीज में कभी मंदी नहीं आ सकती है, यानी इसमें मोटी गिरावट अब नहीं होगी। मंदी के बावजूद शैम्पू और डिओ में कटौती करने के लिए देश के अधिकांश नौजवान अब तैयार नहीं है। भले उनके पास इसेंशियल फूड ग्रेन्स ना हो, अदर कमोडिटीज ना हो, बट ये होना इंपॉर्टेंट है। चिकना बनाने वाली क्रीम कारोबार सालाना करीब 23% बढ़ रहा है और खेती का विकास 4% भी मुश्किल से हो रहा है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि सौंदर्य अर्थव्यवस्था का तेज विकास आखिर कहीं ना कहीं प्रदर्शन प्रभाव के कारण तेजी से होता चला जा रहा है। भारत विश्व सुंदरियों की सप्लाई के मामले में टॉप पर चला जा रहा है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? अमेरिका में इतनी विश्व सुंदरियां नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न उठता है कि भारत में इतनी अधिक विश्व सुंदरी हैं जबकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में नहीं है जितनी वेनेजुएला और भारत में है। क्यों? यह सवाल उठना आज भी स्वाभाविक है। इसका मोटा सा जवाब यह है कि बाजारों के विकास का एजेंडा अब भारत में अधूरा है। अभी भी भारत का बाजार उनको अपने अंडर में कैप्चर करना, क्योंकि ये वर्ल्ड पावर बनने के लिए एक बड़ी मार्केट में आपका प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अब हर युवती उन ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं कर रही जितनी क्रीम की खपत होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता में भारत का और अधिक प्रतिनिधित्व आगे आने वाले दिनों में होना ही होगा। अभी हर युवक गोरे होने के लिए उतनी क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहा जितनी क्रीम बेचने की योजना बन चुकी है, और अभी भी सुंदर होना बाकी है, अभी भी स्मार्ट होना बाकी है। इस सौंदर्य चेतना को बल देने के लिए लगातार मिस वर्ल्ड आते रहते हैं, तो सौंदर्य चेतना अलग आयाम पर पहुंचेगी। अमेरिका, फ्रांस,
तमाम आइटमों के इतने विकसित बाजार हो चुके हैं कि वहां पर और ज्यादा माल अब बेच पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एक मेच्योरिटी स्थिति पे बाजार पहुंच चुका है। हमें डेवलपिंग कंट्री में, मतलब इन प्रोडक्ट का उद्देश्य है कि हमें डेवलपिंग कंट्री में बाजार को कैप्चर करना है, और इसका माध्यम ये वर्ड सुंदरियां बनेगी, और इन सुंदरियों के माध्यम से हमें उत्पाद को कंज्यूमर के, उपभोक्ता के दिमाग में बसाना है, तभी हमारा बाजार इतना देर डेवलप हो सकेगा। ये सोच कहीं ना कहीं कंपनियों के दिमाग में चल रही है। इसलिए अमेरिका, फ्रांस की मिस वर्ल्ड होने के कोई फायदा कंपनियों और कारोबारियों को नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें, वहां मिस वर्ल्ड की मांग नहीं है, भारत में है। कुछ समय बाद नेपाल और बांग्लादेश में भी होने लगेगी। ये तब यहां भी मिस वर्ल्ड की आपूर्ति होने लगेगी। बाजार तो मांग और आपूर्ति के नियम से चलता है। वो बाजार भले सौंदर्य का क्यों ना हो, अब महंगे प्रीमियम सौंदर्य ब्रांड भी भारत में आसानी से बेच पाना संभव है। भारत के करीब 50 करोड़ की मध्यवर्ती जनसंख्या के लिए सस्ते और महंगी की परिभाषा अब शायद बदल रही है। जो चीजें मम्मी पापा को महंगी लगती थी, बच्चों को रीजनेबल कीमत पे लगने लगी हैं। थोड़े दिन बाद जनसंख्या के हिस्से को 5000 का डियो अब सस्ता लगने लगा है। ऐसे गहन सौंदर्यमयी माहौल को परम सौंदर्यमयी बनाने के लिए सौंदर्य चेतना को गहन बनाने की जरूरत होगी, जो मिस वर्ल्ड बना सकती है और बढ़ेगी मार्केट। एसोचैम के अध्ययन के मुताबिक सौंदर्य उत्पादों का बाजार आने वाले समय में जिन वजहों से बढ़ेगा वे है बढ़ती आय, प्रतिस्पर्धी कामकाजी माहौल, सोशल मीडिया, सेल्फी जुनून, नौजवान संख्या। अब ऐसे कामकाजी जोड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनके लिए 1000-2000 का परफ्यूम अब रीजनेबल कीमत में लगने लगा है। तो हमारे आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को ज्यादा प्रमोट कर रही है और वो व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था में जीना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं जब आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं अधिक हो जाती हैं तो यही दुख का कारण होता है। शायद जे.के. मीता का ये कथन कि हमारे पास जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं ये कहीं ना कहीं दुख को जनरेट करती हैं। यदि कल्याण को बढ़ाना है तो आपकी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। तो शायद हम किस तरफ जा रहे हैं इस पर पुनः विचार करना होगा। सुंदर और स्मार्ट दिखना चाहते हैं, 1000-2000 रुपए इसके लिए सौंदर्य की में लगाना पड़ता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो चाहे आपका अन्य प्लेटफॉर्म हो, इसके माध्यम से आपके सौंदर्य की चाहत लगातार बढ़ती जाती है और आपके जो प्रति व्यक्ति आय है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इन उत्पाद के खरीदने में व्यय होता चला जाता। और ये एक ऐसा बाजार है जो इनइलास्टिक बाजार के रूप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो हमें आगे आने वाली जनरेशन के विषय में सोचना पड़ेगा कि ये किस दिशा में जनरेशन जा रही है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं कोई ठोस धरा पर तल पे तैयार नहीं हो रहा। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होगी और ह्यूमन कैपिटल सौंदर्य क्रीम लगाने से नहीं होगी, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट से होगी, कहीं ना कहीं नॉलेज इकोनॉमी से होगी। हमें इस पर विचार करना होगा और नीतिगत कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, तभी हम इस जो नए बाजारवादी चंगुल में लगातार फंसते जा रहे हैं इस पर हमको सोचना पड़ेगा। और नहीं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लगातार खतरनाक साबित होता चला जाएगा। तो ये हमने दैनिक ट्रिब्यूनल online.com से मटेरियल को कलेक्ट किया है। ये इसमें पर्सनल मेरे विचारधारा है और ये केवल ज्ञान के लिए है, ठीक है। और महिलाएं, जो भारत एक सौंदर्य प्रधान है और सौंदर्य प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को केवल हम उनके कलर या अन्य आकृतियों के आधार पर नहीं निर्धारित कर सकते। भारत की एक परंपरा, सुदृढ़ परंपरा है। भारत में जो सौंदर्य का डायमेंशन हमारे पूर्वजों ने दिया वो बिल्कुल अलग है। शायद उस परिपाटी को हमें पुनः एडॉप्ट करना होगा। और महिला सशक्तिकरण के डायमेंशन पे अगर हम बात करना चाहें तो शायद महिलाएं हमारे देश में पूजनीय है, वो सौंदर्य की वस्तु नहीं है। हम स्त्रीत्व का कभी सौदा नहीं कर सकते हैं। इस बाजारवाद की आपाधापी में महिलाएं सदैव हमारे लिए पूज्य रहेंगी और ऐसी चेतना के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ हमें बाजार को डेवलप करना होगा। और ये जो पश्चिमी कल्चर हम पर
थोपा जा रहा है, इससे हमें बचकर रहना होगा। और इस पर जितने भी हमने डेटा या सोर्स का प्रयोग किए हैं, केवल ज्ञानवर्धन के लिए किए हैं, इसका अन्य से कोई तात्पर्य ना अन्यथा लिया जाए। सो मच, थैंक यू।